नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। हमारी आज की कहानी है मजबूरी का फ़ायदा। मेरा नाम आस्था है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं अपने घर की दुलारी थी। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि खुशियाँ जैसे ख़त्म ही हो गई और गम ही गम आने लगा। मैं नहीं जानती थी कि सुबह मेरी माँ मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगी, लेकिन जब मैं वापस स्कूल से आऊंगी तो मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया रहेगा। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद वो कभी मुझसे बात नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी माँ बाप की मौत पर बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी माँ बाप की मौत मौके पर ही हो गई थी। उन्हें इतना समय भी नहीं मिल सका था कि वो आखिरी समय में अपनी बेटी से बात कर सकें। बस उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आनी शुरू हो गई थीं। मेरे मम्मी पापा की मौत पर मेरे मामा मामी भी आए थे। वैसे तो मेरे 2 मामा थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। एक मौसी भी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी। जबकि मेरी मौसी और एक मामा दूसरे शहर में रहते थे। हमारे ही शहर में मेरे एक दूसरे मामा रहते थे। वह सब बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे नाना नानी ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि सभी भाई बहन का ख्याल रखें, और वह अपने फर्ज से फ्री हो गए थे। उसके बाद उन पर कोई दबाव नहीं था। हम अपने मामा मामी के घर कम ही जाया करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी वजह से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती थी। मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद अब मैं घर में अकेली रह गई। इसलिए मेरे मामा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं मामा जी के साथ उनके घर गई तो मुझे देखकर मेरी मामी और उनकी तीनों बेटियां खुश नहीं हुई थीं। उन लोगों के तो मुंह बन गए थे। मामा जी ने मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था। मामा जी ने कहा कि ऊपर का कमरा खाली पड़ा है, तुम उसमें जाकर अपना सामान रख लो। मैं तो खामोशी से अपना सामान लेकर ऊपर आ गई थी, मगर मुझे मामा और मामी की बातों की आवाज़ आ रही थी। मामी जोर जोर से चिल्ला रही थी और कहने लगी कि तुम अपनी भांजी को यहाँ क्यों लेकर आए हो। मामा जी ने कहा था कि अब यह हमारे साथ ही रहेगी। इस बात पर मामी शोर मचाने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसके साथ हमदर्दी करने की। मामा जी कहने लगे कि यह भी मुझे मेरी बेटियों की तरह ही है, और तुमने अगर इनमें और मेरी बेटियों में कोई फ़र्क समझा तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने मामी को खामोश करवा दिया था। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। मामा जी ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मामी मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। मैं कॉलेज से आने के बाद सारे काम करती। मामा जी मामी को बहुत अनुशासित तरीके से रखते थे। वह हमेशा मामी से और अपनी बेटियों से यही कहते थे कि आस्था को हमारे घर में रहते हुए कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करना। मेरे मामा के बच्चों और मेरे उम्र में सिर्फ 3-3 साल का फर्क था। मेरी मामी अपनी बड़ी बेटी ज्योति के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मेरे मामा का काफ़ी अच्छी नौकरी थी, लेकिन फिर भी मेरी मामी को ऐसा लगता था कि उनके पास रुपए पैसे की बहुत कमी है। मेरे मामा ने कभी उनके साथ किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं की। मामी चाहती थी कि वह अपनी बहू लेकर आए तो बहू भी अमीर परिवार की हो और बेटी भी अमीर ससुराल में जाए। मामा जी अपनी बड़ी बेटी ज्योति के लिए किसी अमीर परिवार का रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। वैसे तो ज्योति के लिए काफ़ी रिश्ते आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसमें मेरी मामी को कोई खोट न मिला हो, मेरी मामी के हिसाब से कोई कमी ना हो। मैं बचपन से ही बहुत सीधे और सिंपल नेचर की रही थी। अगर कोई मुझसे तेज आवाज़ में बात करता तो मैं डर जाती थी। यही वजह थी कि यहाँ आने के बाद मामी हर बात को मुझे बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई थी। मुझे मामी से बहुत डर लगता था। मैं अपनी मामी का हर कहना मानती थी, उनकी बात को अच्छी तरह से समझती थी। मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करती थी। कभी टीचर ने भी मुझे गलत तरीके से डांटा नहीं था। लेकिन अब मुझे अपने ही रिश्तेदारों की ऐसी बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। मामी मुझे छोटी छोटी बात पर डांटती थीं और मैं उनकी डांट से बहुत डर जाया करती थी। मैं हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। मेरे यहाँ आने के बाद 1-2 बार ज्योति को लड़के वाले देखने के लिए आए थे, तो मामी मुझे उन लोगों के सामने भी नहीं जाने देती थी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर लगा रहता था कि कहीं लड़के वाले मुझे उनकी बेटी की जगह पसंद ना कर लें। जब तक मेहमान चले नहीं जाते थे मैं कमरे में ही बंद रहती थी।
मामी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह और उनकी बेटियां मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने देती रहती थीं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी मामी को ज्योति के लिए एक अच्छा लड़का, अमीर परिवार का लड़का मिल गया था। उन लोगों ने भी ज्योति को पसंद कर लिया था। मेरी मामी की छोटी बेटी का नाम संजू था। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तो संजू मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, मुझे अपनी दोस्त की तरह समझती थी। लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, संजू के तो तेवर ही बदल गए थे। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह रिएक्ट करती थी। मामी बहुत खुश थीं कि उनको उनकी पसंद के मुताबिक अपनी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया और अब दोनों परिवारों के बीच सारी बातें तय हो गई थी। ज्योति और उनके होने वाले पति की अब इंगेजमेंट होने वाली थी और फिर इंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। ज्योति की इंगेजमेंट के लिए मामा जी ने मुझे बहुत अच्छे से कपड़े लाकर दिए थे। जिस तरह के कपड़े वो संजू के लिए लाए थे, उसी तरह के कपड़े वो मेरे लिए भी लेकर आए थे। मैं उन कपड़ों को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। मामी जी ने मुझसे कहा था कि सारे काम तुम्हें देखने हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने मामी जी से कहा था कि आप फिक्र ना करें। घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, लड़के वाले अभी नहीं आए थे। मैं कुछ सामान लेकर मामा जी के कमरे से निकल रही थी, तभी अचानक मेरी एक जोरदार टक्कर हो गई। मैं जो सामान लेकर आई थी वो सामान मेरे हाथों से गिर गया था। मैंने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं इस इंसान को डांट कर नीचे बैठ गई। मैं सारा सामान उठाने लगी, तभी वह इंसान मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसने अपनी आंखों पर लगे हुए चश्मे को हटाकर गौर से मुझे देखा था। शायद इतनी मासूमियत भरी लड़की को उसने आज पहली बार देखा था। शायद मैं उसकी नज़र को भाग गई थी। मुझे उसका गौर से देखना कुछ खास पसंद नहीं आया था। मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से मामी जी के पास चली आई थी और फिर ज्योति की एंगेजमेंट का फंक्शन अच्छी तरह से हो गया था। मगर वो लड़का बार बार मुझे ही देखे जा रहा था। वो जरूर मेरे मामा जी के बेटे आकाश का दोस्त होगा, क्योंकि उसने अपनी बहन के एंगेजमेंट में अपने सारे ही फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। ज्योति की शादी की डेट कुछ दिन बाद की ही रख दी गई थी। इस दौरान मैं मामी का काम में बहुत हाथ बटाया करती थी, मगर शादी की तैयारियों के चलते मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी और ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी। ऐसा करने से मेरी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन शादी की तैयारी में बिजी होने की वजह से मामी जी मुझे जली कटी बातें नहीं सुना रही थीं, क्योंकि उनका ध्यान शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब ज्योति की शादी का दिन आ गया तो अभी भी घर के कामों में ही मैं बिजी थी। इस दौरान मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे 1 मिनट का भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था और न ही मुझे मेरी पढ़ाई करने का समय मिल रहा था। शादी वाले दिन जब मैं ज्योति के कपड़े रखकर भूल गई तो मामी को बहुत गुस्सा आया था। मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो मेहमानों के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे वह मुझे अपने घर में रखकर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं, जबकि यह एहसान उनका नहीं था, मामा जी का था। बातें सुनाने के लिए उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और बहुत बुरी तरह से डांटा था। वो बार बार कह रही थी कि आखिर तुम मेरी बेटी के कपड़े रखकर कहाँ भूल गई हो। मैं मामी जी की अलमारी में बार बार तलाश कर रही थी। मुझे याद था कि मैंने मामी की अलमारी में ही वो कपड़े रखे थे, मगर वह कपड़े अलमारी में नहीं थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे मेरी गलती पर ही डांट सुनने को मिल रही है। अगर मैं कपड़े रखकर ना भूलती तो शायद मुझे मामी जी इतना जलील ना कर रही होती। इस दौरान मामी ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया था जिसने मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू ला दिए थे। मामी जी ने कहा था कि तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। मैंने तुम्हें अपने इस घर में सिर्फ अपने पति के कहने पर रखा है और मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करती हूँ ताकि तुमसे अपने घर के काम भी करवा सकूं, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसी लड़की को अपने घर में जगह दूं। तुम पर हमने इतना बड़ा एहसान किया है, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, खाना देते हैं, तुम्हें यहाँ रहने के लिए अच्छा कमरा दिया है, तो इसके बदले तुमसे कुछ काम भी तो लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में यहाँ रहने दें। मुफ्त में तो कोई अपनी नौकरानी को भी अपने घर में नहीं जगह देता। तुम्हारी माँ मर गई और तुम हमारे सर पर आ गई हो। एक काम भी तुम ढंग से नहीं करती हो। तुम्हारी मनहूस माँ ने इतना नहीं हुआ कि मरते समय तुम्हें भी अपने साथ लेते जाएं, तुम्हें हमारे सर पर डाल गई है। मामी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते हुए अचानक मेरी नज़र मामी के कमरे में रखे हुए एक बॉक्स पर गई थी। मैं जल्दी से उस बॉक्स की तरफ गई क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने इसी बॉक्स में ज्योति के कपड़े रखे थे। मैंने जल्दी से वह खोला तो मुझे ज्योति के कपड़े दिखाई दे गए थे। मेरी जान में जान आ गई। मैंने मामी जी को वह कपड़े निकाल कर दे दिए
और मैं खुद रोती हुई भागकर कमरे से बाहर निकली तो देखा कि फिर से मेरी टक्कर इस लड़के के साथ हो गई थी। मुझे अब उस पर गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है? हमेशा मुझसे टकराते रहते हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो जाते हुए मुझे देख रहा था क्योंकि वो उस समय किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ चला आ रहा था। मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने कहा था कि तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बार बार मुझसे आकर टकरा जाते हो, आंखें खोलकर चलना सीखो। उसे मेरी इन बातों पर गुस्सा आ गया था क्योंकि उसके चेहरे से गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे। मगर मैं रो रही थी। मुझे गुस्सा उस पर नहीं आ रहा था, गुस्सा तो मुझे मामी की बातों पर आ रहा था। लेकिन जब मेरी उससे टक्कर हो गई तो मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया और मैं भागते हुए अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। हम सब लोगों को मैरिज हॉल जाना था क्योंकि वहाँ पर बारात आने वाली थी। मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी। मामी जी ने मुझे काम इतने ही दे दिए थे कि मैं काम निपटाने के बाद जब फ्री हुई तो आकाश मुझे अपने साथ मैरिज हॉल ले गया था। वहाँ पर भी मेरा सामना कई बार आकाश के दोस्त से हुआ था। वो मुझसे बार बार देखता था मगर मैं उसकी तरफ अपनी नज़रें फेर लेती थी। ज्योति की विदाई हो चुकी थी। मामी जी ने मुझसे कहा था कि दुल्हन के कमरे में जितना भी सामान है वो सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। मैं दुल्हन के कमरे के अंदर जैसे ही गई तो फिर से मेरी टक्कर आकाश के दोस्त अवनीश के साथ हो गई थी। उस लड़के का नाम अवनीश था। अब की बार मुझे फिर से अवनीश पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बार बार तुम्हारी टक्कर मुझसे ही क्यों होती है और तुम यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? मैं उस पर बरस पड़ी थी। इस बार अवनीश ने खामोशी जाहिर नहीं की थी बल्कि वो तेज आवाज में बोल पड़ा था। वह कहने लगा कि तुम मुझसे किस अंदाज में बात करती हो? मैं मानता हूँ कि पहली बार जब मेरी तुमसे टक्कर हुई थी तो मेरी गलती थी क्योंकि मैं जब चला आ रहा था तो मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था कि तुम सामने से आ रही हो। लेकिन इससे पहले जब मेरी तुमसे टक्कर हुई थी तो मैं सामने ही देख रहा था। तुम खुद मुझसे आकर टकराई थी और अभी भी इस कमरे में पहले से ही मैं मौजूद हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल रहा था जब तुम खुद इस कमरे के अंदर आई हो और तुम्हारी मुझसे टक्कर हो गई। तुम खुद ध्यान से देखकर नहीं चलती और बार बार बातें मुझे सुनाती हो। मैं अचानक उसकी इस तेज आवाज़ के बोलने से डर गई थी क्योंकि मैं किसी के डांटने पर अक्सर डर जाया करती थी। मैं खामोश हो गई और मैं कमरे के अंदर जाने लगी और सामान उठाने लगी। तभी वह कहने लगा कि ये सामान कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कहा कि मामी जी ने मुझसे कहा है कि ये सामान गाड़ी में रखवा दूँ। तो वो कहने लगा कि तुम रहने दो, जाओ यहाँ से, मैं ये सामान खुद गाड़ी में रखवा दूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी मगर मुझे एहसास हुआ था कि गलती मेरी ही थी। मुझे अवनीश से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले यह तो सोच लेना चाहिए था कि गलती मेरी है ही। मैं ही इस हर बार जल्दबाजी में भागते हुए उनसे टकरा जाती हूँ। ज्योति की शादी होने के बाद भी मामी जी मुझे सुकून से नहीं रहने दे रही थी। मामी मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी थी। अब तो वह मुझसे खाना भी बनवाया करती थी जबकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। पहले ज्योति ही खाना बना लिया करती थी। मामी ने तो कभी कोई काम ही नहीं किया था। उन्हें सारा दिन आराम करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता था। मैंने मामी से कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा था कि आजकल मोबाइल में सब कुछ आता है। उन्होंने मुझे मोबाइल दे दिया था और कहा था कि इसमें देख देख कर खाना बनाना सीख लो। मैं कुकिंग करने में इतनी बिजी हो गई थी कि भूल गई थी कि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मामी जी के इन रोज रोज के कामों से मैं बहुत तंग आ गई थी क्योंकि मुझे कॉलेज गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं जैसे तैसे करके कॉलेज जरूर जाऊंगी। अगले ही दिन फिर से मामी मुझे कामों में उलझा रही थी मगर मैं पहले ही अपनी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान कर चुकी थी। अब मुझे कुछ भी करके कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी तभी अचानक मामी जी आ गई और उन्होंने मुझे कॉलेज जाते हुए देख लिया। वह कहने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मामी जी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज गए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए। मामी जी कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर में बैठो और घर के कामकाज देखो। ज्योति की शादी हो गई है, अब तुम्हें ही घर के सारे काम देखने हैं। मैंने कहा, मामी जी प्लीज़ आप मुझे कॉलेज जाने दो, मैं कॉलेज से आकर घर के सारे काम कर दूंगी। मुझे कॉलेज गए हुए काफ़ी दिन हो गए। मामी जी ने इससे पहले कुछ और कहती तभी मामा जी वहाँ पर आ गए थे और वह मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी मैं जा ही रही थी। तो उन्होंने कहा, हाँ जल्दी जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। मामा जी की वजह से मैं उस दिन तो बच गई थी और जल्दी से कॉलेज चली गई थी। मैं कॉलेज गई तो मेरे लिए एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी।
कॉलेज में मेरी पूरी 1 महीने की छुट्टी हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ रही थी। और फिर साथ ही साथ मुझे प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम पर 2 महीने की फीस चढ़ी हुई है, एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, तुम्हें फ़ीस जमा करनी होगी। मैंने प्रिंसिपल से कहा था कि मैं आपको फ़ीस कल लाकर दे दूंगी। रात के समय जब हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब मामा जी ने मुझसे कहा था कि आस्था, तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस भी तो भरनी होगी ना। मैंने जल्दी से मामा जी की तरफ हाँ में सर हिलाते हुए कहा था कि जी मामा जी। कहने लगे कि मैंने तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस तुम्हारी मामी को दे दी है, सुबह कॉलेज जाना तो अपनी मामी से लेती जाना। मैं बेफिक्र होकर के सो गई थी। अब मुझे फ़ीस की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब अगले दिन कॉलेज जाते समय मैंने मामी से फ़ीस मांगी तो मामी कहने लगी कि फ़ीस के पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी। मैंने कहा नहीं मामी जी, प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं। मामी कहने लगी कि वाह, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी मम्मी तो चली गई, तुम तो हम लोगों के सहारे हो, यह जिम्मेदारी माँ बाप ही उठा सकते हैं, रिश्तेदार नहीं। मामी ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। मैं रोने लगी और रोते हुए मामी के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज़ मामी, मुझे पैसे दे दो। मामा ने तो आपको फीस भरने के लिए पैसे दिए हैं ना, तो फिर आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही हो। मामी कहने लगी कि अगर इस बारे में तुमने मामा को कुछ भी बताया तो तुम्हारा इस घर में जीना दुश्वार कर दूंगी, आई समझ में। मैंने कहा ठीक है, मैं मामा जी से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप जो भी मेरे साथ कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे फ़ीस के पैसे दे दीजिए। मामी कहने लगी जा, नहीं है मेरे पास फ़ीस के पैसे, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो ऐसे ही पढ़ ले। फिर मामी ने मुझे एक ज़ोरदार झटका देकर छोड़ दिया था। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं पूरा दिन रोती रही थी। फिर शाम के टाइम पर मामी कमरे में आई और कहने लगी कि उठो और जाकर घर के कामों में लगो। मैं उठ गई थी और काम में लग गई थी। मैंने मामा मामी को आपस में बात करते हुए सुना था। मामी मामा से कह रही थी कि कल शाम को संजू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के की माँ ने फ़ोन करके मुझसे कहा था कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहती है। मामा जी कहने लगे चलो, यह तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि संजू की पढ़ाई पूरी होने से पहले पहले उसका रिश्ता तय कर दें, और जैसे ही उसका यह साल कंप्लीट हो जाएगा उसकी शादी कर देंगे। इस तरह संजू भी अपने घर की हो जाएगी। उसके बाद मैं आस्था के लिए रिश्ता तलाश करूंगा। मामी जी फिर से मामा की इस बातों पर गुस्सा हो रही थी। अगले दिन मैं डरते डरते फिर से कॉलेज चली गई थी। उस दिन भी प्रिंसिपल ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। वो बार बार मुझसे फ़ीस को कह रहे थे, मेरे पास फ़ीस नहीं थी तो मैं उन्हें कहाँ से ला कर देती। मेरे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे, जिसके लिए मुझे फ़ीस देना बहुत ज़रूरी था। अगर मेरे फ़ीस क्लियर नहीं होते तो मुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता। उस दिन भी कॉलेज से मैं अपनी बहुत बेइज्जती करवा कर घर आई थी। मामी जी ने मुझसे आते ही कहा था कि जल्दी से काम पर लग जाओ। चेंज करते ही मैं घर के काम पर लग गई थी, क्योंकि संजू को लड़के वाले देखने आ रहे थे। मैंने उन लोगों के सामने सारा नाश्ता भी लगा दिया था। मामी जी ने मुझे मेहमानों के सामने आने से मना किया था। मैं किचन में जाकर खामोशी से खड़ी हो गई थी। मैंने संजू को चाय की ट्रे थमा दी थी। वो वहाँ से कमरे में चली गई। मैं अभी भी किचन में ही बैठी हुई थी कि कुछ ही देर गुजरी थी कि संजू रोते हुए किचन में आई। उसको रोता हुआ देखकर मैं अचानक घबरा गई। मैं उससे कहने लगी संजू, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। संजू ने मेरा जोर से हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मम्मी तुम्हारे साथ बिल्कुल सही करती हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कहा संजू, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, आखिर मैंने क्या कर दिया। संजू कहने लगी कि तुम जानती हो ना कि मैं अनीस से कितना प्यार करती हूँ। कल जब अनीस की मम्मी की कॉल आई थी तो वह हमारे घर रिश्ता लेकर आ रही थी, तो मैं समझ गई थी कि अवनीश ज़रूर अपनी माँ को मेरे लिए ही भेज रहा है, क्योंकि शुरू से ही अवनीश और मेरी अच्छी दोस्ती रही है। वह मेरे भाई का दोस्त होने के साथ साथ मेरा भी दोस्त है। मैं उसे पसंद करती थी, मगर आज जब उसकी मम्मी ने मेरी जगह तुम्हारा रिश्ता अवनीश से मांग लिया तो मेरे होश उड़ गए। तुमने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने संजू को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी। वो रोते हुए किचन से चली गई थी। मामी ने अवनीश की मम्मी से कह दिया था कि हम आपको अभी कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकते, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। अवनीश की मम्मी वहाँ से चली गई थी। मामी ने भी मुझे ढेर सारी बातें सुनाई थी, क्योंकि मामी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि संजू अवनीश को पसंद करती थी।
मगर ना जाने क्यों अवनीश के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया था। एक तो मैं पहले से ही परेशान थी, ऊपर से ये सारा दिन मामी और संजू ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुना सुनाकर परेशान कर दिए थे। रात के टाइम पर जब मामा जी घर आए तो मामी ने उन्हें एक ही बात में दो बात लगाकर बताई थी। उन्होंने मामा जी से बताया था कि अवनीश की माँ खुद हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। मामी ने मामा को इस तरह से बताया था कि मेरा अवनीश के साथ अफेयर चल रहा है। अमीर बाप का बेटा देखकर मैंने खुद अपनी मोहब्बत की जाल में अवनीश को फंसा लिया। मामी तो शुरू से ही यही चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अवनीश से हो जाए। अब जब रिश्ता मेरे लिए आया था तो मामी चाहती थी कि अगर उनकी बेटी की शादी अवनीश से नहीं हो सकती तो मेरी भी ना हो। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और खामोशी से सुनकर रोती रही। जब मामा जी ने मुझे कमरे में बुलाया तो मामा जी कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे लिए अवनीश के घर से रिश्ता आया है, क्या तुम यह शादी करना चाहती हो? क्या तुम अवनीश को पसंद करती हो? मैंने मामा जी से कहा कि नहीं मामा जी, मैं अवनीश को पसंद नहीं करती। मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती कि उसके घर से रिश्ता क्यों मेरे लिए आया है। मैंने मामा जी से कहा कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो इल्ज़ाम मामी ने मुझ पर लगाए थे मैं उन्हें सच साबित नहीं करना चाहती थी। मैंने जब मामा जी से इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मामी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी और मामी ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए अवनीश की मम्मी से मना कर दिया था। मगर अगले दिन फिर से अवनीश की मम्मी हमारे घर आ गई थी और उन्होंने मामा जी से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा आपकी भांजी को पसंद करता है, वह आपकी भांजी को बहुत खुश रखेगा। मेरे मामा जी ने कह दिया था कि हमारी भांजी आपके बेटे को नहीं पसंद करती है, उसने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया है। मगर फिर भी अवनीश की मम्मी ने मामा जी से कहा था कि मैं बड़ी उम्मीद से आपके घर आई हूँ, एक बार आप अपनी भांजी को समझा कर तो देखिए। मामा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मामा जी ने मुझसे कहा था कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी मामी तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है और तुम इस रिश्ते के लिए इसलिए मना कर रही हो ताकि ये इल्ज़ाम सच साबित ना हो। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत सीधी लड़की हो। तुम इस बात की फिक्र मत करो। अगर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि वह लड़का एक अमीर फैमिली से है और अच्छे परिवार ऐसे ऐसा रिश्ता शायद तुम्हें कभी नहीं मिलता। तुम भी मेरी बेटी ही हो। मुझे लगता है कि यह रिश्ता संजू के लिए आएगा, मगर लड़का तो तुम्हें पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा नसीब है इस लड़के के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते से अब इनकार नहीं करोगी। मामा जी की बातें सुनकर मैंने नज़रें झुका ली थी और मैं कमरे से निकल आई थी। मामा जी ने अवनीश की फैमिली को हाँ बोल दिया, मगर मैं अभी पढ़ना चाहती थी। अभी तो फिलहाल मेरा रिश्ता तय ही हुआ था। शादी होने में लगभग 6 माह का समय था, लेकिन जब तक मेरे पास टाइम था, अगले दिन मैं फिर से बिना फीस के ही कॉलेज चली गई थी। जब मैं कॉलेज में गई तो फिर से प्रिंसिपल ने मुझसे फीस की डिमांड की थी और अब की बार उन्होंने कह दिया था कि कल से तुम्हें कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कल भी बिना फीस के कॉलेज आ गई तो तुम्हें कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मैं ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई थी और कॉलेज के कैंपस में बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। उधर घर में जब से मेरा और अनीस के साथ रिश्ता तय हुआ था, संजू मुझे अपना दुश्मन समझ रही थी। वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी और मामी भी मुझसे यही कहती रहती थी, तुम मेरी बेटी की खुशियों पर अपना हक जमा कर बैठ गई हो, मन करता है तुम्हें इसी समय घर से निकाल दूं, मगर तुम्हारे मामा की तरफ से मजबूर हूँ। उधर कॉलेज में भी मुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी गई थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। मैंने जैसे ही अपनी साइड में देखा तो मेरे बाएं हाथ पर मेरे ही कॉलेज का एक लड़का बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो मैंने उससे कहा कि तुम जानते नहीं हो क्या मेरे रोने की वजह। तो वह कहने लगा, हाँ, कई दिनों से देख रहा हूँ प्रिंसिपल तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। तुम मजबूर हो इसलिए फीस नहीं दे पा रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात पर मैंने उसे चौंक कर देखा और कहा, तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? तो उसने अपनी जेब से निकाल कर मुझे 20,000 रुपये दिए और कहने लगा, लो अपनी फीस जमा करवा दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वो कहने लगा, रख लो, मुझे अपना दोस्त समझो, आखिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। तुम्हें इस तरह रोज प्रिंसिपल से बेइज्जत होते मैं नहीं देख सकता। मैंने कहा लेकिन। वो कहने लगा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम अपनी फीस जमा कर दो, जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए मुझे दे देना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
आदित्य, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें पैसों का बंदोबस्त करके जल्दी ही दे दूंगी। उसने मुझसे कहा था कि हाँ, अभी और इसी समय अपनी फीस जमा कर दो। मैंने उसके हाथ से पैसे लिए और अपनी फीस जमा करने के लिए चली गई थी। आदित्य ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे उसे यह पैसे किस तरह से देने थे, मगर मैंने इतना जानती थी कि मुझे कुछ न कुछ करके मामी से पढ़ाई के पैसे लेने ही थे। अब मुझे कॉलेज में सुकून से पढ़ने दिया जा रहा था। मामी को ऐसा लगता था कि मैंने फीस जमा नहीं किए हैं, इसलिए मुझे एक न एक दिन कॉलेज से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मगर वह यह नहीं जानती थी कि मेरी मदद तो आदित्य कर चुका था। अगले दिन जब मैं घर गई तो बहुत बेफिक्र और सुकून मन से थी। मुझे देखकर मेरी मामी और संजू गहरी सोच में पड़ गई थीं, और वह भी यह भी सोच रही थी कि आज कॉलेज से आते समय मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं हैं। उन्हें तो हर बार यही लगता था कि कॉलेज में बिना फीस के नहीं पढ़ाया जाएगा और जल्द ही इसे धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन तक मैं कॉलेज गई तो आदित्य कॉलेज नहीं आ रहा था। उसके दोस्तों ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मुझे कुछ न कुछ करके आदित्य के पैसे वापस देने होंगे। मैं हिम्मत करके अब मामा जी से बात करने ही वाली थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ही रहूंगी। पैसों का इंतजाम अभी नहीं हो सका था, क्योंकि मामा जी कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब 3 दिन बाद मैं कॉलेज में गई तो मैंने देखा कि आदित्य भी कॉलेज आया हुआ था। कॉलेज से छूटने के टाइम पर आदित्य ने मुझसे बात करने के लिए दूसरी क्लासरूम में बुलाया था। मैं वहां चली गई थी। आदित्य कहने लगा कि तुम मुझे मेरे पैसे कब दे रही हो। मैंने कहा मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मामा जी से पैसे लेकर दे दूंगी। अभी मामा जी शहर से बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर वह कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 2 दिन तक अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें खुद चलकर अपने बिस्तर तक ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे पास जब पैसे होंगे तब तुम्हें मैं दे दूंगी, मगर अब तो तुम इतनी जल्दी मुझसे पैसे मांग रहे हो और यह फिजूल की शर्त भी रख रहे हो। आदित्य कहने लगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने वक्त पर तुम्हारी मदद कर दी, वरना तुम आज कॉलेज में ना होती। मैंने उसे कहा था, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर मैं टेंशन में पड़ गई थी कि मैं जब कॉलेज से घर आई तो बहुत परेशान थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं जब दरवाजे पर गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे पर अवनीश खड़ा हुआ था। अवनीश मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे पलटी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि आज गुस्सा नहीं करोगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। वह फिर से मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बात करने के लिए ही आया हूँ। मैंने उसका हाथ झटके से छुड़ाया और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों को बात करता हुआ मामी या संजू देख ले। अवनीश आकाश के साथ चला गया था और फिर रात का टाइम हो गया था। मुझे फिक्र थी कि कल को मुझे कॉलेज जाना है और मुझे अभी के अभी मामी से बात करनी होगी। इसलिए मैं हिम्मत करके मामी जी के पास गई और देखा तो उनके पास संजू भी बैठी हुई थी। मैंने मामी जी से कहा, मामी प्लीज़ मुझे फीस के पैसे दे दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मामी जी कहने लगी, अभी तक तुम्हारे कॉलेज वालों ने तुम्हें निकाला नहीं? तुम पर तो काफ़ी फीस चढ़ चुकी है। मैंने कहा कि कॉलेज वाले तो मुझे निकालने ही वाले थे, मगर एक कॉलेज का मेरा दोस्त है, उसने मेरी फीस के पैसे उधार मुझे दे दिए थे, लेकिन अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है। आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उसको उसके पैसे वापस कर दूंगी। मेरी बात संजू बड़े ध्यान से सुन रही थी। मामी जी कहने लगी, नहीं है मेरे पास कोई पैसे, दोबारा किसी से मदद मांग लो। मेरे लाख समझाने पर भी मामी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे और मैं शर्मिंदा होकर उनके कमरे से निकल आई थी। सारी रात मुझे टेंशन हो रही थी। दूसरी तरफ आदित्य मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं कॉलेज गई तो फिर से मुझसे वही बात कही थी और कहा था कि तुम्हारे पास अब 24 घंटे रह गए हैं। फिर जब मैं घर आई तो मामी मुझे अपने साथ बाजार ले गई। मैं उनके साथ बाजार चली गई। हमारे साथ संजू भी गई थी। हम लोग एक शॉपिंग मॉल में गए थे। जब अचानक मेरी नज़र आदित्य पर पड़ी, मैं आदित्य को देखकर बहुत घबरा गई थी। आदित्य मुझसे बार बार बात करने की इशारे कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मामी और संजू के सामने आदित्य से बात करूं, इसलिए मैं उन लोगों से बहाना बनाकर मॉल के दूसरी तरफ चली गई थी। मैं वहां गई तो आदित्य कहने लगा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बाकी रह गए हैं। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो कल मेरे घर पे आ जाना, तुम्हें याद है ना?
कि तुम पर मेरे पैसे उधार हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ आदित्य, मुझ पर यह जुल्म मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ ना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। मैं तो तुमसे कभी मदद ना लेती। आदित्य कहने लगा कि मुझे तो बस 12 घंटे याद हैं, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए या फिर तुम सीधे मेरे घर चली आना। मैंने मॉल से ही रोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ। अगर किसी ने मुझसे तुमसे मिलते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं वहाँ से हट गई थी। सारी रात मुझे टेंशन की वजह से नींद नहीं आई थी। सुबह जब मैं उठी तो बहुत डर गई थी। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं खामोशी से कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और धीरे धीरे मेरे कदम आदित्य के घर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारे रास्ते में यही सोचती हुई गई थी कि मेरे साथ हम न जाने क्या होने वाला है। मैं जैसे ही आदित्य के घर पहुंची तो आदित्य मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ क्या? मैंने कहा, तुम मुझे कुछ समय और दे दो। वह कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब कोई मोहलत नहीं है। अब तुम मेरे बिस्तर तक खुद चलकर जाओगी। यह कहते हुए जब आदित्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो अचानक किसी ने उसको धक्का दे दिया। यह देखकर मैं दंग रह गई कि यह कौन था। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो अवनीश खड़ा हुआ था। अवनीश ने आदित्य की कॉलर पकड़ ली और खूब मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर रही थी। अवनीश ने उसको बहुत मारा था। आदित्य बार बार अवनीश से कह रहा था कि इस लड़की ने मुझसे पैसे लिए हैं, अब यह मेरे पैसे नहीं दे रही है। आदित्य ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके मुंह पर दे मारे थे और उससे कहने लगा कि आज के बाद तुमने किसी भी लड़की के साथ इस तरह से ब्लैकमेल किया तो मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चाहूँ तो अभी कभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अवनीश ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे वहाँ से लेकर आया था। मैं देख रही थी कि अवनीश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से गाड़ी चला रहा था मगर मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, बस रोए जा रही थी कि अब ना जाने क्या होगा। अवनीश मुझे घर के अंदर ले गया। देखा वहाँ पर मामा जी भी आ चुके थे। अवनीश ने मेरा हाथ पकड़कर झटके से मुझे मामा जी की तरफ किया। मैं रो रही थी। मेरी हालात देखकर मामा जी बहुत घबरा गए। अवनीश ने मामा जी को सब कुछ बता दिया और कहने लगी कि आज मैं इसे बचाकर लाया हूँ, न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। मामा जी को यह सब सुनकर एक जोरदार सदमा लगा था। मामा जी ने मामी से कहा, तुमने इसे फीस के पैसे नहीं दिए थे? मैं तो हर महीने तुम्हें फीस दिया करता हूँ। मामी खामोशी से सुनती जा रही थी और कहने लगी, आप इसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? क्या पता इसका कॉलेज में किन किन लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, और यह लड़की उसके घर नहीं गई होती तो आज इतनी बड़ी नौबत ही ना आती। तभी अवनीश बोल पड़ा और कहने लगा, यह तो मजबूरी में गई थी वहाँ पर, क्योंकि उस लड़के ने इसको फीस के पैसे दिए थे और अब वो इससे ब्लैकमेल कर रहा था। तभी अवनीश ने संजू की तरफ देखा और कहने लगा, संजू, तुम तो मुझे पिछले 3 दिनों से बेवकूफ़ बना रही हो। कहती हो कि उस लड़के के साथ आस्था का अफेयर चल रहा है। तुमने मुझे आस्था की शॉपिंग मॉल के फ़ोटो भी भेजे और कॉलेज में भी जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तुमने फ़ोटो भी भेज दिए, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने आस्था पर नज़र रखी हुई थी। आज जब मैंने उसे कॉलेज की बजाय उस लड़के के घर की तरफ जाते हुए देखा तो मैंने इसका पीछा किया, और वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा वह रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वह पैसों का बंदोबस्त कर देगी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तुम कितनी घटिया हो संजू, तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। संजू खामोश हो गई। मामा जी ने संजू से कहा कि तुमने यह सब क्यों किया? तो संजू कहने लगी कि मैं और क्या करती पापा, मैं अवनीश से प्यार करती थी, अवनीश से मैं शादी करना चाहती थी, मगर अवनीश ने इसको ही पसंद कर लिया। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए जब मैं इस आस्था के मुंह से सुना कि उसके कॉलेज में किसी लड़के ने मदद की है तो मैंने सोचा कि मुझे उसके और अवनीश के बीच में फूट डलवानी होगी। मगर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी अवनीश को इस पर शक नहीं हुआ। यह कहकर संजू खामोश हो गई थी, लेकिन मामा जी को इन दोनों माँ बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मामा जी ने मामी को डांटा और कहने लगी, यह तो अच्छा है कि आज सही समय पर अवनीश पहुंच गया, अगर अवनीश वहां न पहुंचता तो ना जाने आस्था के साथ क्या हो जाता। मामा चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम्हें पता भी है कि उसकी इज्जत भी जा सकती थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज कितनी परेशानी से गुजरी है मेरी भांजी। मामी जी कहने लगी कि आप इसे जितना सीधा समझते हो यह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मामा जी कहने लगे, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, बेचारी हमारे घर में रहती है, हमारी जिम्मेदारी है।
अगर एक वक्त में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो तुम्हें कैसा लगता? मामा जी ने अवनीश की तरफ देखा और कहने लगे, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आस्था को बचा लिया। अब हम जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। मामा जी कहने लगे कि आस्था बेटा, अगर तुम्हारी मामी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें उस लड़के से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार मुझसे भी तो बात कर लेती थी, मैं तुम्हें पैसे दे देता। मैंने कहा, मामा जी मगर मुझे मामी ने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में अपने मामा को कुछ भी बताया तो ठीक नहीं होगा। मामा जी को इस पर फिर एक बार गुस्सा आया कि वह मामी और संजू को घूर कर देखने लगे। मामा जी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद संजू और मामी भी वहाँ से चली गई थीं। कमरे के अंदर सिर्फ मैं और अवनीश रह गए थे। अवनीश मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत मासूम हो। मैं यहाँ पर हर बार तुम्हारे लिए आता हूँ, मगर तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती। पता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे तो संजू के लाख कहने पर भी यकीन नहीं आया था कि तुम किसी लड़के के चक्कर में भी हो सकती हो। यही सब जानने के लिए आज मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने अवनीश से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा हमेशा आपके साथ गलत बर्ताव ही रहा है। अवनीश कहने लगा कि तुम बहुत मासूम हो, यह दुनिया बहुत खराब है। आस्था, इतनी सीधी बनकर मत रहो, सीधे लोगों को यह दुनिया आसानी से जीने नहीं देती। अवनीश की बात सुनकर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे लोगों से डरना नहीं है। अगर मैं जितना लोगों से डरूंगी, लोग मुझे उतना ही डराएंगे। मुझे साहस दिखाना होगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया था। जिंदगी में काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन अब मैं उस दिन के बाद कभी किसी से डरी नहीं। औरत को लोग कमज़ोर समझते हैं, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर उस औरत को समझते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। मगर अब मुझे अवनीश का साथ मिल गया था। उसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट करवाई, मुझसे शादी की। जब मैं अपनी ससुराल विदा होकर चली गई तो मामी जी का मूड भी मेरी तरफ से अब ठीक हो गया था। संजू ने भी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। आज मैं अनीस के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरी कहानी सुन रही होंगी वह भी ऐसे लोगों से डरना छोड़ दें जो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको डराते हैं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।